हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज आप सुनेंगे शर्लॉक होम्स सीरीज की अगली कहानी द एडवेंचर ऑफ द राइगेट स्क्वायर हिंदी में। कहानी शुरू करने से पहले वही पुरानी घिसी पिटी बोरिंग से रिक्वेस्ट, प्लीज 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 अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए आपको ज्यादा ना पकाते हुए कहानी तुरंत शुरू करते हैं। साल 1887 के वसंत में शर्लॉक होम्स ने इतना काम किया कि उसकी सेहत पर बहुत ही बुरा असर पड़ा और उसे ठीक होने में काफी वक्त लग गया। नीदरलैंड सुमात्रा कंपनी का पूरा किस्सा और बैरन मॉपर्टिन्स की विशाल योजनाएं अभी भी लोगों के मन में ताज़ा थीं। ये घटनाएं राजनीति और आर्थिक मसलों से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं कि हमारे बयान के लायक किस्से नहीं हैं, लेकिन इनकी वजह से एक बड़ी ही अजीब उलझन उठ खड़ी हुई। इससे मेरे दोस्त को मौका मिल गया कि वो अपने नए हथियार का प्रदर्शन कर सके। ये हथियार उनमें से एक था जिनकी मदद से उसने अपराध के खिलाफ जिंदगी भर लड़ाई की थी। वो 14 अप्रैल का दिन था जब मुझे एक तार मिला जिसमें मुझे सूचित किया गया था कि होम्स लियोन में होटल डुलोंग में बीमार पड़ा है। 24 घंटों के भीतर मैं उसके पास उसके कमरे में था। ये देखकर मुझे थोड़ी राहत हुई कि उसे किसी बड़ी बीमारी के लक्षण नहीं थे, लेकिन उसकी सेहत की जांच 2 महीने से भी ज्यादा चली, जिस दौरान उसने हर रोज 15 घंटों से कम काम नहीं किया था। कई बार तो वो लगातार 5-5 दिनों तक काम करता रहता था और काम में सफलता मिलने के बावजूद वो काम के इस बोझ की प्रतिक्रिया से बच नहीं सका और जिस समय पूरा यूरोप उसके नाम से गूंज रहा था, उसका कमरा घुटनों तक बधाई के तारों से अटा पड़ा था। उस समय वो घोर डिप्रेशन का शिकार हो गया था। ये जानकारी भी कि वो उस जगह उस केस में कामयाब हुआ था जहां पर 3 राज्यों की पुलिस असफल रही थी और उसने यूरोप के सबसे बड़े धोखेबाज को मात दी थी, उसे डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकी थी। 3 दिन बाद हम एक साथ बेकर स्ट्रीट पर थे। साफ था कि मेरे दोस्त को कुछ बदलाव की ज़रूरत थी और बसंत के मौसम में एक हफ्ता खुली हवा में बिताने का ख्याल मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरा एक पुराना दोस्त था कर्नल हेटर। मैंने अफगानिस्तान में उसका इलाज किया था। वो अब राइगेट में घर लेकर रह रहा था जो सरे में था और वो मुझसे कई बार आग्रह कर चुका था कि मैं उसके साथ कुछ दिन के लिए आकर रहूं। पिछली बार उसने ये भी कहा था कि अगर मेरा दोस्त आना चाहे तो वो उसका भी स्वागत करेगा। थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर आखिर मैंने होम्स को मना ही लिया। जब होम्स को ये पता चला कि मेरा दोस्त कुंवारा है और होम्स पूरी तरह आज़ाद रहेगा तो वो मेरी बात मान गया और लियोन्स से आने के 1 हफ्ते बाद हम कर्नल के घर पर पहुंच चुके थे। हेटर एक काफ़ी बढ़िया सिपाही था। उसने बहुत सी दुनिया देखी थी और जल्दी ही उसे पता चल गया कि होम्स और उसके विचार काफ़ी मिलते जुलते थे। जिस दिन हम वहां पहुंचे, शाम को डिनर के बाद हम कर्नल के गन रूम में बैठे हुए थे। होम्स सोफे पर पसरा पड़ा था जबकि हेटर और मैं उसके हथियारों को देख रहे थे। अचानक हेटर बोला, मैं सोचता हूँ कि अपने साथ एक पिस्तौल ऊपर ले जाऊं, कहीं कोई खतरा आ पड़े तो। खतरा? किस बात का खतरा? मैंने पूछा। अरे, इस इलाके में हाल ही में थोड़ा डर बन गया है। यहाँ की एक जानी मानी हस्ती एक्टन के घर पिछले सोमवार को चोर घुस आए थे। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। क्या कोई सुराग भी नहीं मिला? होम्स ने तिरछी आंखों से कर्नल को देखते हुए पूछा। नहीं, अभी तक तो नहीं होम्स, लेकिन छोटा मोटा जुर्म ही है जो कभी कभी इस इलाके में होते रहते हैं और ये तुम्हारे स्तर के लायक नहीं है। तुम्हारे इस महान अंतर्राष्ट्रीय केस के सामने तो कुछ भी नहीं है। होम्स ने हाथ हिलाकर इस तारीफ के लिए उसका शुक्रिया अदा किया और बोला, क्या कोई खास बात हुई थी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। चोरों ने लाइब्रेरी को उलट पुलट कर दिया था और शायद उन्हें कुछ मिला नहीं। पूरी जगह को उन्होंने बुरी तरह उथल पुथल कर दिया था। सारी दराजें खुली पड़ी थीं। जो सामान चोरी गया वो बहुत ही अजीब सा था। पोप की होमर की एक कॉपी, 2 प्लेट लगी मोमबत्तियां, हाथी दांत का एक पेपर वेट, छोटा सा ओक का बैरोमीटर और सुतली का एक गोला। बस यही सामान चोरी हुआ था। ये तो बड़ी ही अजीब सी कहानी है, मैंने कहा। हाँ है तो। ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों के हाथ में जो भी आया वो उसे उठाकर ले गए।
होम्स सोफे पर से बड़े ही अजीब स्वर में बोला। इलाके की पुलिस को कुछ तो समझ में आया होगा। ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि मैंने उसी वक्त उसे चेतावनी देते हुए अपनी उंगली उठाई और उसे चुप कर दिया। तुम यहाँ पर आराम करने आए हो मेरे दोस्त। मेरी राय है कि अब इस नई उलझन में मत पड़ो। तुम्हारी बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है। होम्स ने कंधे उचकाए और दूसरी बातों का सिलसिला चल निकला। लेकिन होना ये था कि मेरी सारी सतर्कता बेकार साबित हुई, क्योंकि अगली सुबह एक ऐसी समस्या हमारे सामने आ खड़ी हुई कि हम उसे अनदेखा नहीं कर सके और हमारी छुट्टी ने वो रुख ले लिया जो हमने सोचा भी नहीं था। हम नाश्ता कर ही रहे थे जब कर्नल का बटलर हड़बड़ाया हुआ अंदर आया। क्या आपने खबर सुनी सर? वो हाँफते हुए बोला। कनिंघम के घर। क्या वहां भी चोरी हो गई? कर्नल ने पूछा। जी नहीं, खून खून हुआ है। किसका खून हुआ है? कर्नल ने हैरानी से पूछा। जेपी का या उसके बेटे का? उनका नहीं सर, विलियम का, जो उनका गाड़ीवान है। उसकी छाती में गोली मारी गई। वो उठ ही नहीं पाया। उसे किसने मारा? चोर ने सर। वो गोली की तरह तेजी से आया और साफ बच निकला। उसने पेंट्री की खिड़की खोली ही थी कि विलियम ने उसे पकड़ लिया और अपने मालिक की संपत्ति की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। ये किस टाइम की बात है? पिछली रात की सर, करीब 12 बजे होंगे। ओह, चलो कुछ देर में हम वहां जाते हैं। जब बटलर वहां से चला गया तब कर्नल बोला, बूढ़ा कनिंघम बहुत ही अच्छा इंसान है। उसे इस बात से बहुत ही धक्का लगा होगा, क्योंकि ये आदमी उसके यहाँ कई सालों से काम कर रहा था और बड़ा ही अच्छा नौकर था। ये शायद वही दुष्ट चोर हैं जो एक्टन के घर गए थे। मुझे लगता है कि ये कोई लोकल आदमी ही हैं, क्योंकि तभी उन्हें पता हो सकता था कि एक्टन और कनिंघम यहाँ के सबसे बड़े खानदान हैं। और सबसे अमीर भी? होम्स ने पूछा। हाँ, होने तो चाहिए थे, लेकिन उनके यहाँ कुछ सालों से अदालती कार्रवाई चल रही है जिसने शायद दोनों का खून निचोड़ लिया है। बूढ़े एक्टन का कनिंघम की आधी जायदाद पर दावा था और वकील इस केस को जोर शोर से देख रहे हैं। अगर ये कोई स्थानीय गुंडा है तो उसे पकड़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होम्स ने बड़े ही आराम से कहा। वैसे भी मेरा दखल देने का कोई इरादा नहीं है। तभी बटलर ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, इंस्पेक्टर फॉरेस्ट आए हैं सर। एक स्मार्ट पैनी नज़रों वाला युवक कमरे में दाखिल हुआ और बोला, गुड मॉर्निंग कर्नल। उम्मीद है मैं गलत समय पर नहीं आया हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि बेकर स्ट्रीट के मिस्टर शर्लॉक होम्स यहाँ पर मौजूद हैं। कर्नल ने हाथ से होम्स की ओर इशारा किया और मेरे दोस्त ने उसका अभिवादन किया। हमने सोचा कि शायद आप हमारे साथ चलना चाहें मिस्टर होम्स, इंस्पेक्टर ने कहा। जोर से हंसते हुए होम्स बोला, देख लिया वॉटसन, किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। हम इसी मामले पर बात कर रहे थे इंस्पेक्टर। शायद तुम मुझे कुछ बातें बताना चाहोगे। वो अपने पुराने अंदाज में कुर्सी पर पसर गया और मैं समझ गया कि अब उसे रोकने की कोशिश करना एकदम बेकार है। इंस्पेक्टर ने बोलना शुरू किया, एक्टन मामले में हमारे पास कोई सुराग नहीं था सर, लेकिन अब इस बार हमारे पास कई सुराग हैं और इसमें कोई शक नहीं कि दोनों बार एक ही गिरोह था। उस आदमी को देख लिया गया है, लेकिन वो बेचारे विलियम को मारने वाली गोली चलाते ही हिरण की तरह भाग गया। मिस्टर कनिंघम ने उसे बेडरूम की खिड़की से देखा और मिस्टर एलेक कनिंघम ने पीछे के गलियारे से। करीब 11:15 बजे थे जब यह घटना हुई थी। मिस्टर कनिंघम तभी सोने के लिए गए थे और एलेक अपने ड्रेसिंग गाउन में पाइप पी रहा था। उन दोनों ने गाड़ीवान विलियम को मदद के लिए पुकारते सुना और एलेक भागकर देखने गया कि क्या बात थी। पीछे का दरवाज़ा खुला था और जब वो सीढ़ियों के नीचे आया तो उसने 2 आदमियों को गुत्थम गुत्था होते देखा। उनमें से एक ने पिस्तौल चला दी और दूसरा गिर गया और हत्यारा बगीचे से भागता हुआ झाड़ियों से कूद गया। अपने बेडरूम से बाहर देखते हुए मिस्टर कनिंघम ने उस आदमी को सड़क पर दौड़ते देखा, लेकिन वो जल्दी ही आंखों से ओझल हो गया। एलेक ने रुककर देखा कि क्या वो मरते हुए आदमी की कुछ मदद कर सकता है, इसीलिए वो बदमाश भाग निकला। वो काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था। इससे ज्यादा अभी हमारे पास और जानकारी नहीं है। हम जोर शोर से जांच कर रहे हैं। वो जो भी है हम जल्दी ही उसे ढूंढ निकालेंगे। विलियम वहां क्या कर रहा था? क्या उसने मरने से पहले कुछ कहा? होम्स ने पूछा। एक शब्द भी नहीं। वो आदमी अपनी माँ के साथ लॉज में रहता था, क्योंकि वो बहुत ही भरोसेमंद था। हमें लगता है कि वो घर की तरफ ये देखने के लिए आ रहा होगा कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। इस एक्टन वाले मामले से सब लोग चौकन्ने हो गए हैं। लुटेरे ने दरवाज़ा तोड़ दिया होगा
ताला टूटा हुआ है और तभी शायद विलियम वहां आ पहुंचा होगा। क्या विलियम ने बाहर जाने से पहले अपनी माँ से कुछ कहा था? जी, वो बूढ़ी है और बहरी भी। हमें उससे कुछ भी मालूम नहीं चल पा रहा है। हादसे से वो आधी पागल सी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसके पास कभी दिमाग था ही नहीं। लेकिन ये एक ज़रूरी चीज़ है, इसे देखिए। उसने एक कॉपी से कागज़ का एक फटा हुआ टुकड़ा निकाला और अपने घुटने पर फैला दिया। ये कागज़ मृतक की उंगली और अंगूठे के बीच मिला था। ऐसा लगता है कि ये किसी बड़े कागज़ का हिस्सा है। आप देखेंगे कि इसमें जो समय लिखा हुआ है उसी समय उस बेचारे की मौत हुई। हो सकता है हत्यारे ने बाकी कागज़ उसके हाथ से फाड़ लिया हो, या उसने हत्यारे से वो टुकड़ा छीन लिया हो। ऐसा लग रहा है मानो इन दोनों ने उस समय पर मिलना तय किया हुआ था। होम्स ने वो कागज़ उठाया जिस पर लिखा था 11:15 बजे पता करना है कि क्या होने वाला है। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, ये मानते हुए कि उनकी ये मुलाकात पहले से निर्धारित थी, ये समझा जा सकता है कि वो विलियम किरवन, हालांकि ईमानदार माना जाता था, लेकिन हकीकत में चोर से मिला हुआ था। वो उससे यहाँ मिला होगा और दरवाज़ा तोड़ने में उसकी मदद की होगी, लेकिन बाद में शायद दोनों के बीच अनबन हो गई होगी। होम्स ने बहुत ही गौर से उस कागज़ को देखते हुए कहा, ये कागज़ बड़ा ही दिलचस्प है। लगता है ये राज काफ़ी गहरा है। तुम्हारी पिछली टिप्पणी कि चोर और नौकर की आपस में साठगांठ रही होगी और ये उन दोनों के बीच मिलने का समय निर्धारित करने का कागज़ था, बहुत ही सटीक है और नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन ये लिखावट उजागर कर रही है। इतना बोलते बोलते उसने अचानक अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया और कुछ मिनट तक गहरे विचार में डूबा रहा। जब उसने फिर से चेहरा ऊपर उठाया तो मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि उसके गालों पर लाली थी और आंखों में बीमारी से पहले वाली वही पुरानी चमक। वो बड़ी ही चुस्ती से खड़ा हो गया और बोला, मुझे ये केस बड़ा ही दिलचस्प लग रहा है। अगर तुम्हारी अनुमति हो कर्नल, तो मैं तुम्हें और अपने दोस्त को यहाँ छोड़कर इंस्पेक्टर के साथ बाहर एक चक्कर लगाकर आता हूँ और अपने 1-2 अनुमानों की सच्चाई को परखता हूँ। आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। 1.5 घंटे बाद इंस्पेक्टर अकेला ही वापस आया। आकर बड़े ही अजीब से स्वर में बोला, मिस्टर होम्स बाहर मैदान में चक्कर काट रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम चारों एक साथ घर जाएं। किसके घर? मिस्टर कनिंघम के? जी हाँ सर। लेकिन क्यों? पता नहीं सर। मुझे लगता है कि शायद वे अभी तक अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। वो बड़ी ही अजीब सी हरकतें कर रहे हैं और बहुत उत्तेजित भी हैं। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें होम्स की फिक्र करने की ज़रूरत है। ये उसके काम करने का एक बड़ा ही सामान्य सा तरीका है। हम सब बाहर निकले और हमने देखा होम्स को मैदान के चक्कर काटते हुए, सिर झुकाए, हाथों को जेब में डाले हुए। मामला दिलचस्प होता जा रहा है। हमें देखकर वो बोला। कर्नल ने कहा, लगता है तुम घटनास्थल तक होकर आए हो। हाँ, इंस्पेक्टर और मैंने मिलकर थोड़ी बहुत छानबीन की है। तो कोई कामयाबी मिली? हमें कुछ बड़ी ही मज़ेदार बातें नजर आई हैं। मैं साथ चलते हुए तुम्हें सारी बात बताऊंगा। सबसे पहले हमने लाश को देखा। जैसा कहा गया है उसकी मौत रिवॉल्वर की गोली से ही हुई है। तो क्या तुम्हें इस बात पर शक था? कर्नल ने पूछा। ये अच्छा रहता है कि सारे पहलुओं पर गौर कर लिया जाए। फिर उसके बाद हमने मिस्टर कनिंघम और उनके बेटे से मुलाकात की, जो हमें ठीक वही जगह दिखा पाए जहां से हत्यारा झाड़ी में कूदकर भागा था। ये भी बड़ी दिलचस्प बात थी। फिर हम उस बेचारे की माँ से मिले, लेकिन हमें उससे कोई जानकारी नहीं मिली क्योंकि वो बहुत बूढ़ी और कमज़ोर है। और तुम्हारी इस सारी जांच का नतीजा क्या निकला? मैंने पूछा। ये कि ये केस काफ़ी असाधारण है। शायद हमारी मौजूदगी से इसकी पेचीदगी थोड़ी कम हो जाए। मुझे लगता है कि हम दोनों इस बात से सहमत हैं इंस्पेक्टर कि लाश के हाथ में मिला कागज़ का वो टुकड़ा जिस पर उसकी मौत का समय लिखा है, बड़े ही काम का है। वो हमें सुराग दे रहा है। जिस किसी ने भी वो नोट लिखा था वो वही आदमी था जिसने विलियम किरवन को उस समय उसके बिस्तर से उठाया था। लेकिन बाकी कागज़ कहाँ है? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, मैंने आसपास की ज़मीन पर गौर से देखा था कि शायद मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। उसे मरने वाले के हाथ से खींचा गया था। होम्स ने कहा, उसे पाने के लिए कोई इतना बेताब क्यों था? क्योंकि उससे उसका गुनाह साबित हो रहा था। उसका वो क्या करता? अपनी जेब में ही ठूंसता, और वो ये नहीं देख पाया कि उसका एक कोना मृतक की मुट्ठी में बाकी रह गया है। अगर हमें बाकी कागज़ मिल जाता तो जाहिर है हम इस गुत्थी को काफ़ी हद तक सुलझा लेते।
जी हाँ सर, ये बात तो ठीक है, लेकिन अपराधी को पकड़े बिना हम उसकी जेब तक कैसे पहुंच सकते हैं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। फिर एक और बात साफ है, नोट विलियम को भेजा गया था। जिसने ये लिखा था वो वहां आकर नोट नहीं लेता, क्योंकि वो उस संदेश को मुंह जबानी बता सकता था। तो फिर नोट कौन लाया? क्या वो डाक से आया था? मैंने छानबीन की है। विलियम को कल दोपहर की डाक से एक पत्र मिला था। उसने उसका लिफाफा नष्ट कर दिया था, इंस्पेक्टर ने बताया। बहुत बढ़िया, होम्स ने इंस्पेक्टर की पीठ थपथपाते हुए कहा। क्या तुमने डाकिये को देखा है? तुम्हारे साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये देखो, लॉज आ गया है। अगर तुम मेरे साथ ऊपर चलो कर्नल, तो मैं तुम्हें वो जगह दिखा सकता हूँ जहाँ खून हुआ है। हम उस खूबसूरत कॉटेज से गुजरे जहाँ मृतक रहता था। फिर एक सुंदर पुराने क्वीन एन घर में पहुंचे, जिसके दरवाजे पर मॉल प्लैकेट की तारीख लिखी थी। होम्स और इंस्पेक्टर हमें घुमाते हुए किनारे के गेट तक लाए, जो सड़क पर लगी झाड़ी से एक बड़े बगीचे द्वारा अलग हो रहा था। किचन के दरवाजे पर एक कांस्टेबल खड़ा था। होम्स ने उसे कहा, दरवाज़ा खोलो ऑफिसर। अब इन सीढ़ियों पर युवक मिस्टर कनिंघम ने खड़े होकर दोनों लोगों को लड़ते देखा था, ठीक इसी जगह जहां हम खड़े हैं। बूढ़ा कनिंघम उस खिड़की पर था। उसने कातिल को उस झाड़ी से बाईं तरफ जाते देखा। बेटे ने भी यही देखा। वे दोनों इस बात को दावे से कहते हैं कि यही हुआ था। फिर मिस्टर एलेक बाहर भागा और जख्मी के पास बैठ गया। जमीन काफी सख्त है और वहां हमारे लिए कोई पैरों के निशान नहीं है। जब वो ये सब बता रहा था, दो आदमी बगीचे के रास्ते से आए। उनमें से एक बुजुर्ग था और उसका चेहरा मजबूत, झुर्रीदार और भारी आंखों वाला था। दूसरा जवान था और उसका मुस्कुराता चेहरा और भड़कीला ड्रेस उस हादसे के अनुकूल नहीं थे जिसकी वजह से हम चारों वहां पर मौजूद थे। उसने होम्स से कहा, तुम अब भी लगे हुए हो? मैंने तो सोचा था कि तुम लंदन वाले कभी गलती नहीं करते। तुम इतने मुस्तैद नहीं निकले। हमें थोड़ा और समय देना होगा, होम्स ने बड़े ही खुश स्वर में कहा। वो तो तुमको चाहिए ही होगा, एलेक कनिंघम ने थोड़े व्यंग्य से कहा। मुझे तो लगता है कि हमारे पास कोई सुराग है ही नहीं, सिर्फ एक ही है। हमने सोचा कि अगर हम और ढूंढ सकें तो, इंस्पेक्टर ने कहा। मेरे दोस्त का चेहरा अचानक टेढ़ा हो गया। उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गईं। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव उभर आए और दबी हुई कराह के साथ वो चेहरे के बल जमीन पर गिर गया। ये दौरा उसको इतनी अचानक हुआ और वो इतना भयानक था कि हम सभी घबरा गए और उठाकर उसे किचन में ले गए, जहां वो एक बड़ी कुर्सी पर बैठकर कुछ मिनटों तक गहरी सांसें लेता रहा। आखिरकार झेंपते हुए, अपनी कमजोरी के लिए माफ़ी मांगते हुए वो धीरे से फिर उठ खड़ा हुआ। उसने धीमे स्वर में कहा, वॉटसन आप लोगों को बताएगा कि मैं अभी अभी बड़ी भयानक बीमारी से उठा हूँ। मुझे घबराहट के ये दौरे पड़ते रहते हैं। क्या मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें घर भेज दूं? बूढ़े कनिंघम ने पूछा। अब क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं एक बात की तसल्ली करना चाहता हूँ। हम बहुत आसानी से उस बात की सच्चाई देख सकते हैं। किस बात की? दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि बेचारा विलियम घर में चोर के आने के बाद आया था, पहले नहीं। तुम तो शायद ये मानकर चल रहे हो कि दरवाजे पर जोर लगाया गया था, चोर कभी अंदर आया ही नहीं था। मुझे तो लगता है कि यही हुआ होगा, मिस्टर कनिंघम ने गंभीरता से कहा। मेरा बेटा एलेक तब तक सोने नहीं गया था और अगर घर के अंदर कोई हरकत हुई होती तो उसे सुनाई पड़ जाती। वो कहाँ पर बैठा था? मैं अपने ड्रेसिंग रूम में बैठा सिगार पी रहा था, एलेक ने कहा। वो कौन सी खिड़की है? बाएं से आखिरी वाली, मेरे पिता की खिड़की से एकदम सटी हुई। क्या तुम्हारे दोनों लालटेन जले हुए थे? हाँ, बेशक। यहाँ पर कुछ गौर करने वाले मसले हैं, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका स्वर भी थोड़ा बदल गया था। क्या ये अचंभे की बात नहीं है कि एक चोर, और ऐसा चोर जिसे पहले भी चोरी का अनुभव रहा हो, ऐसे समय जानबूझकर किसी घर में चोरी करने आया जब वो ये देख सकता था कि परिवार के 2 लोग अभी भी जगे हुए हैं? एलेक ने जवाब दिया, बड़ा ही शातिर चोर होगा। अगर ये केस इतना अजीब नहीं होता तो हम तुमसे ये पूछने के लिए मजबूर नहीं होते। लेकिन जहां तक तुम्हारी ये सोच कि चोर ने विलियम के आने से पहले ही चोरी कर ली थी, मुझे लगता है कि ये बड़ा ही अजीब और बेकार का विचार है। अगर वाकई ऐसा होता तो क्या हमें पूरी जगह उथल पुथल नहीं मिलती या कुछ सामान गायब नहीं मिलता?
ये निर्भर है इस बात पर कि वे चीजें क्या थीं जो चोरी हुईं। तुम्हें याद रखना होगा कि हमारा पाला एक ऐसे चोर से पड़ा है जो थोड़ा सनकी है और जिसका काम करने का अपना ही एक अनोखा तरीका है। देखो, जैसे उसने एक्टन के घर से क्या क्या सामान उठाया था, सुतली का गोला, पेपर वेट और भी यूं ही आलतू फालतू छोटा मोटा सामान। बूढ़े कनिंघम ने बीच में टोकते हुए कहा, हम पूरी तरह आपके हाथों में हैं मिस्टर होम्स। जो कोई सुझाव आप या इंस्पेक्टर देंगे हम उसे ही मानेंगे। होम्स ने कहा, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि तुम एक इनाम की घोषणा करो अपनी तरफ से, क्योंकि ऑफिसर रकम तय करने में काफ़ी समय बर्बाद कर देंगे और इन सब कामों में सरकारी तौर पर होने में काफ़ी समय लग जाता है। मैंने यहाँ पर एक फॉर्म तैयार कर लिया है और अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो इस पर साइन कर दो। मेरे ख्याल से 50 पाउंड काफ़ी होंगे। जेपी ने होम्स के हाथ से कागज़ का टुकड़ा और पेंसिल लेते हुए कहा, मैं तो खुशी खुशी 500 भी दे देता, लेकिन यहाँ पर यह बात ठीक नहीं लिखी है। कागज़ पर नज़र डालते हुए उसने कहा, मैंने बड़ी जल्दी में लिखा था। ये देखो, तुमने ऐसे शुरू किया क्योंकि मंगल की सुबह 11:45 बजे कोशिश की गई। दरअसल ये बात 11:45 बजे की है। मुझे इस गलती से काफ़ी दुख हुआ क्योंकि मैं जानता था कि होम्स को ऐसी किसी भी गलती से कितनी तकलीफ होती है। उसकी ये विशेषता थी कि वो किसी भी बात में कभी गलती नहीं करता था, लेकिन अपनी हाल की बीमारी से वो काफ़ी हिल गया था और इस छोटी सी घटना से ही मुझे पता चल गया कि अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। एक पल के लिए वो शर्मिंदा सा दिखाई दिया, जबकि इंस्पेक्टर ने भौहें चढ़ाईं और एलेक कनिंघम ठहाका मारकर हंस पड़ा। बूढ़े ने गलती सुधार कर कागज़ वापस होम्स को पकड़ा दिया। फिर वो बोला, जितनी जल्दी हो सके इसे छपवा देना। मेरे ख्याल से तुम्हारी ये तरकीब काफ़ी बढ़िया है। होम्स ने कागज़ के टुकड़े को ध्यान से देखा और अपनी पॉकेट बुक में रख लिया। फिर वो बोला, और अब बड़ा अच्छा होगा अगर हम सब घर में घूम कर देखें और ये निश्चय करें कि चोर कहीं और तो नहीं गया। अंदर जाने से पहले होम्स ने उस ताले की जांच की जिस पर जोर लगाया गया था। ये साफ था कि उसमें किसी पेचकस या तेज चाकू से छेड़खानी की गई थी और ताला पीछे खिसक गया था। हमें लकड़ी में उसके निशान मिले जहां उसे ठूंसा गया था। तो तुम लोग सरिये नहीं लगाते? हमें कभी इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। तुम कुत्ता भी नहीं रखते? रखते हैं, लेकिन वो घर की दूसरी तरफ बंधा रहता है। नौकर सोने के लिए किस वक्त जाते हैं? करीब 10 बजे। मेरे ख्याल से विलियम भी करीब इसी वक्त सोने के लिए जाता था। हाँ, ये अजीब बात है कि इस रात को वो जगा हुआ था। अब मुझे खुशी होगी अगर तुम हमें अपना घर दिखाओ मिस्टर कनिंघम। पत्थर का एक गलियारा जिसके दोनों ओर किचन थे हमें एक लकड़ी की सीढ़ी तक ले गया जिससे पहली मंजिल पर जाया जा सकता था। यहाँ पहुँचने पर दूसरी और भी सुंदर सीढ़ियाँ थीं जो सामने वाले हॉल से ऊपर आती थीं। यहीं पर ड्राइंग रूम और कई बेडरूम भी थे। होम्स धीरे धीरे चलता रहा और घर की बनावट में बड़ी दिलचस्पी दिखाता रहा। उसके भाव देखकर मैं समझ रहा था कि उसे कोई ज़बरदस्त जानकारी मिल चुकी है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि उसके निष्कर्ष किस दिशा में जा रहे थे। कनिंघम ने बेसब्री से कहा, ये सब करना ज़रूरी नहीं है सर। वो आखिरी छोर पर मेरा कमरा है और उसके दूसरी तरफ मेरे बेटे का। मैं ये बात तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या चोर के लिए यह मुमकिन था कि वो ऊपर आए और हमें पता भी ना चले? बेटे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें किसी दूसरे नज़रिए से इस केस को देखना चाहिए। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी देर और सहन कर लो। जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि बेडरूम्स की खिड़कियों से कहाँ तक का दृश्य देखा जा सकता है। होम्स ने कहा, ये शायद तुम्हारे बेटे का कमरा है। उसने एक धक्के से वो दरवाज़ा खोल दिया। शायद वो ड्रेसिंग रूम है जिसमें बैठकर वो सिगार पी रहा था जब ये शोर मचा। उस कमरे की खिड़की किस तरफ खुलती है? उसने बेडरूम से होते हुए दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कनिंघम ने खिसियाकर पूछा, उम्मीद है अब तुम्हें संतुष्टि हो गई होगी। जी शुक्रिया, मेरे ख्याल से मैंने वो सब देख लिया है जो मैं देखना चाहता था। तो फिर अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो क्या मेरे कमरे में चलें? बूढ़े कनिंघम ने कहा। जी हाँ, ज़रूर। उसने कंधे उचकाए और सबको वापस अपने कमरे में ले गया जो एकदम साधारण ढंग से सजा हुआ था। जब हम उसमें से होते हुए खिड़की की ओर जा रहे थे, होम्स थोड़ा पीछे होकर मेरे साथ हो गया। बेड के छोर के पास एक छोटी सी चौकोर मेज थी जिस पर संतरों की प्लेट और पानी का एक जग रखा था।
जब हम उसके करीब से निकल रहे थे, होम्स ने मेरे आगे झुककर सारा सामान नीचे गिरा दिया। ग्लास हजारों टुकड़ों में टूट गया और फल पूरे कमरे में लुढ़क कर फैल गए। अरे अरे, ये तुमने क्या कर दिया वॉटसन? देखो कालीन का क्या हाल कर दिया है, उसने बड़े ही आराम से कहा। मैं उलझन में पड़कर झुका और फलों को उठाने लगा। मैं समझ गया था कि किसी वजह से मेरा दोस्त ये चाह रहा है कि मैं ये दोष अपने सिर पर ले लूं। दूसरे लोगों ने भी मेरी मदद की और मेज़ को ठीक से रख दिया। तभी इंस्पेक्टर बोला, अरे वो कहाँ चला गया? होम्स वहाँ से गायब हो गया था। एलेक कनिंघम ने कहा, 1 मिनट रुको, मुझे तो लगता है ये आदमी पागल हो गया है। डैड, आप मेरे साथ चलिए, हम देखते हैं कि वो कहाँ गया है। वे दोनों कमरे से बाहर लपक लिए और मैं, इंस्पेक्टर और कर्नल एक दूसरे को आंखें फाड़े देखते रहे। वाकई मुझे तो मिस्टर एलेक की बात ठीक लग रही है। शायद उनकी बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है, इंस्पेक्टर ने कहा। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ, खून! मुझे खुशी हुई जब मैंने होम्स की आवाज़ को पहचान लिया। मैं दौड़कर कमरे से बाहर आया। चीख अब घरघराहट में बदल गई थी और उस कमरे में से आ रही थी जिसमें से हम अभी अभी बाहर आए थे। मैं अंदर भागा और ड्रेसिंग रूम में पहुंच गया। दोनों कनिंघम शर्लॉक होम्स के ऊपर चढ़े हुए थे, जो जमीन पर पड़ा था। छोटा वाला उसका गला दोनों हाथों से दबा रहा था, जबकि बड़ा उसकी एक कलाई को मोड़ रहा था। एक पल में ही हम तीनों ने उनसे होम्स को छुड़वा लिया। होम्स लड़खड़ाता हुआ उठा, बिल्कुल सफ़ेद और एकदम थका हुआ। हाँफते हुए वो बोला, इन दोनों को गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर। लेकिन किस इल्ज़ाम में? अपने गाड़ीवान विलियम किरवन की हत्या के इल्ज़ाम में। इंस्पेक्टर बौखलाहट में इधर उधर देखने लगा। आखिर में वो बोला, रहने दीजिए मिस्टर होम्स, मुझे यकीन है कि तुम नहीं चाहते कि... अरे ज़रा इनके चेहरे तो देखो, होम्स ने रूखेपन से कहा। वास्तव में मैंने पहले कभी भी इंसानी चेहरों पर अपना जुर्म कबूलने के इतने स्पष्ट भाव कभी नहीं देखे थे। बूढ़ा आदमी संत की तरह खड़ा था और उसके मजबूत चेहरे पर भारीपन था। दूसरी ओर बेटा अपनी सारी स्मार्टनेस भूल गया था और उसकी काली आंखों में किसी खतरनाक जंगली जानवर जैसी हिंसा चमक रही थी। इंस्पेक्टर ने दरवाजे पर जाकर सीटी बजाई और 2 कांस्टेबल वहां आ गए। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है मिस्टर कनिंघम। मुझे उम्मीद है कि ये सब एक बेहुदा गलती है, पर तुमको तो मालूम ही है। अरे ऐसा करोगे? गिरा दो। उसने हाथ से झपट्टा मारा और वो रिवॉल्वर जो उस युवक ने इंस्पेक्टर पर तान दी थी, खनखनाती हुई जमीन पर गिर गई। होम्स ने जल्दी से उस पर पैर रखकर कहा, इसे भी रख लो, सुनवाई के वक्त ये काम आएगी। लेकिन हमें तो ये चाहिए था। उसने एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। उसे देखते ही इंस्पेक्टर बोल पड़ा, कागज का बाकी हिस्सा? बिल्कुल। और ये तुम्हें मिला कहाँ से? मुझे यकीन था कि ये वहीं होगा। मैं सारी बात अभी साफ किए देता हूँ। मेरे ख्याल से कर्नल, तुम और वॉटसन वापस चले जाओ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में तुम लोगों के पास पहुँच जाऊँगा। इंस्पेक्टर और मैं इन कैदियों से थोड़ी बातचीत करेंगे, लेकिन लंच के समय तक मैं लौट आऊँगा। होम्स ने अपना वादा निभाया, क्योंकि करीब 1 बजे वो कर्नल के मेहमान कक्ष में आकर हमसे मिला। उसके साथ एक छोटे से बुजुर्ग थे, जिनका परिचय मिस्टर एक्टन कहकर दिया गया, जिनके घर पर पहली बार चोरी हुई थी। मैं चाहता था कि मिस्टर एक्टन उस वक्त मौजूद रहें जब मैं ये सारी बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि उसे इसका हर पहलू जानने का मन होगा। मुझे खेद है कर्नल, तुम्हें उस घड़ी का पछतावा हो रहा होगा जब तुमने मेरे जैसे मेहमान को बुलावा भेजा था। इसके विपरीत कर्नल ने गर्मजोशी से कहा, नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे अपने काम के तरीकों को जानने का मौका दिया। मैं मानता हूँ कि वे मेरी उम्मीदों से भी बढ़कर निकले। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम अपने नतीजों पर पहुँचे कैसे। मुझे तो अभी तक एक भी सुराग नहीं दिखाई दिया। मुझे डर है कि मेरी बात से आप सबको निराशा होगी, लेकिन ये हमेशा से मेरी आदत रही है कि मैं कोई भी बात छुपाता नहीं हूँ, ना अपने दोस्त वॉटसन से, ना ही किसी और आदमी से जो काम में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा हो। लेकिन इस धींगा मुश्ती से मैं थोड़ा हिल गया हूँ, इसलिए मैं पहले थोड़ी सी ब्रांडी लेना चाहता हूँ। दरअसल मैं काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें घबराहट के वो दौरे नहीं पड़ेंगे, कर्नल ने कहा। शर्लॉक होम्स दिल खोलकर हंसा और बोला, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं कुछ समय बाद पूरे केस का ब्यौरा आप सबको दूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सी बातों से मैं अपने नतीजों पर पहुंचा।
अगर आप लोग मेरी कोई बात समझ ना पाएं तो मुझे उसी वक्त टोक दीजिएगा। जासूसी में सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि उन घटनाओं को परखा जाए जो इत्तेफाक से हुई हों और उनको जो केस के लिए ज़रूरी हैं, नहीं तो आपका ध्यान बंट जाता है। इस केस में शुरू से ही मेरे मन में कोई शक नहीं था कि मामले की जड़ उस कागज के टुकड़े में है जो मरने वाले के हाथ में था। इसमें जाने से पहले मैं तुम लोगों का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि अगर एलेक का बयान सही था और अगर विलियम को गोली मारने के बाद हमलावर फौरन भाग गया था, तो जाहिर है कि मृतक के हाथ से कागज उसने नहीं छीना था। लेकिन अगर उसने नहीं छीना था तो फिर ये काम खुद एलेक कनिंघम ने ही किया होगा, क्योंकि जब तक वो नीचे आया था तब तक कई नौकर वहां पर आ पहुंचे थे। बात एकदम आसान है, लेकिन इंस्पेक्टर ने इसे अनदेखा कर दिया क्योंकि वो ये मानकर चल रहा था कि इन दोनों आदमियों का मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं पहले से ही कोई अनुमान नहीं रखता और चुपचाप उस ओर चल पड़ता हूँ जिस ओर सुराग मुझे लेकर जाते हैं। इसलिए जांच के पहले दौर में ही मैं मिस्टर एलेक कनिंघम की भूमिका पर सवाल उठाने लगा था। मैंने उस कागज के टुकड़े को बहुत बारीकी से देखा जो इंस्पेक्टर ने हमें दिया था। फौरन ही मुझे समझ आ गया कि ये एक बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज का हिस्सा है। ये रहा ये। क्या तुम्हें इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया? ये काफ़ी अलग सा दिख रहा है। माय डियर सर, इसमें कोई भी शक नहीं हो सकता कि ये दो अलग अलग लोगों की लिखावट है, जिसमें एक शब्द पहले ने और अगला शब्द दूसरे ने लिखा है। जब मैं तुम्हारा ध्यान इस ओर खींचूंगा कि 8 और 2 के टी और क्वार्टर और 12 के टी में कितना फ़र्क है, तो तुम फौरन इस बात को मान जाओगे। इन चारों शब्दों पर गौर करने से तुम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हो कि लर्न और मे बी की लिखावट मजबूत है और वॉट वाली लिखावट कमज़ोर है। अरे हाँ, ये तो एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, कर्नल ने कहा। लेकिन दो लोगों को इस तरह का पत्र लिखने की क्या ज़रूरत थी? जाहिर है कि उनकी नीयत खराब थी। उनमें से एक को दूसरे पर विश्वास नहीं था और वो चाहता था कि जो कुछ भी हो उसमें दूसरे का भी हाथ होना चाहिए। अब ये भी साफ है कि इन दोनों में से जिस किसी ने 2 और 8 लिखा है वही उनका सरगना था। ये तुमने कैसे जाना? लिखावट से आदमी के चरित्र का पता चल जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कई कारण थे। अगर तुम ध्यान से इस टुकड़े को देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि मजबूत लिखावट वाले ने अपने शब्द पहले लिखे थे और दूसरे वाले के लिए खाली जगह छोड़ दी थी। ये खाली जगह हमेशा काफ़ी नहीं होती और तुम देख सकते हो कि दूसरे को 8 और 2 के बीच में क्वार्टर शब्द को ठूंसना पड़ा, जिससे पता चलता है कि ये दोनों शब्द पहले लिखे गए थे। जिस आदमी ने अपने पहले शब्द लिखे उसी के दिमाग में ये साजिश उपजी है। बहुत बढ़िया, मिस्टर एक्टन जोश से चिल्लाते हुए बोले। होम्स ने फिर से कहना शुरू किया, लेकिन ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम एक ज़रूरी मुद्दे पर आ रहे हैं। तुम्हें शायद ये नहीं मालूम होगा कि लिखावट से व्यक्ति की उम्र का पता लगाने की कला में विशेषज्ञों ने काफ़ी तरक्की कर ली है। आम मामलों में लिखावट से आदमी की उम्र का पता लगाना बहुत सरल है। मैं आम मामला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खराब स्वास्थ्य या शारीरिक कमजोरी से भी बुढ़ापे के लक्षण पैदा हो सकते हैं, चाहे वो कोई युवक ही क्यों ना हो। इस केस में एक की सधी हुई मजबूत लिखावट और दूसरे की टूटी फूटी लिखावट जो समझ में तो आ रही है, उन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि इनमें से एक युवक था और दूसरा ज्यादा उम्र का था लेकिन अपाहिज नहीं था। एक और मुद्दा है जो और भी ज्यादा दिलचस्प और बारीक है। इन दोनों लिखावटों में कुछ बातें समान हैं। ये ऐसे दो आदमियों की लिखावटें हैं जिनका आपस में खून का रिश्ता है। मुझे छोटी छोटी ऐसी कई बातें नजर आई हैं जो यही दिखाती हैं। मेरे मन में कोई भी शक नहीं है कि इन दोनों लिखावटों के नमूनों में एक पारिवारिक समानता नजर आती है। अब मैं इस कागज के परीक्षण का नतीजा बताता हूँ। इनमें 23 और नतीजे हैं जो विशेषज्ञों के काम के हैं, तुम्हारे नहीं। इन सब से मेरे मन में ये गहरा विश्वास हो गया है कि कनिंघम पिता और पुत्र ने ही ये पत्र लिखा है। इतना जान लेने पर मेरा अगला कदम ये था कि जुर्म के छोटे छोटे मुद्दों का परीक्षण करके देखूं कि उनसे हमें क्या मदद मिल सकती है। मैं इंस्पेक्टर के साथ घर में गया और वो सब कुछ देखा जो मैं देखना चाहता था। मृतक का घाव, मुझे पूरा यकीन है, करीब 1.25 मीटर की दूरी से पिस्तौल दागने से हुआ था। उसके कपड़ों पर कोई कालापन नहीं था, इसलिए ये साफ था कि एलेक ने झूठ बोला था कि जब गोली चली उस समय दोनों गुत्थम गुत्था हुए थे। फिर पिता पुत्र दोनों ने ही एक ही जगह बताई जहां से कथित हत्यारा झाड़ी से कूदकर भागा था, लेकिन उस जगह पर एक चौड़ा सा गड्ढा है जो नीचे गीला है। इस गड्ढे के आसपास बूटों के कोई निशान नहीं है।
अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि दोनों बाप बेटे झूठ बोल रहे थे। वहां पर कोई अनजान आदमी कभी मौजूद था ही नहीं। अब मुझे इस अनूठे जुर्म का उद्देश्य पता करना था। उसे पता करने के लिए मैंने सबसे पहले मिस्टर एक्टन के घर हुई चोरी की वजह जानने की कोशिश की। कर्नल ने हमें बताया था मिस्टर एक्टन कि तुम्हारे और कनिंघम के बीच कोई कानूनी लड़ाई चल रही है। इससे मुझे फौरन समझ में आया कि वे ही तुम्हारी लाइब्रेरी में गए थे, इस इरादे से कि उनके हाथ शायद कोई ऐसा दस्तावेज लग जाए जिसकी केस में अहमियत हो। मिस्टर एक्टन ने कहा, बिल्कुल सही। उनके इरादे के बारे में कोई शक हो ही नहीं सकता। उनकी आधी जायदाद पर मेरा साफ साफ हक है और अगर उन्हें एक भी कागज मिल जाता तो वे जरूर इस केस को नुकसान पहुंचाते। होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा तुमने, ये एक खतरनाक और लापरवाह कोशिश थी जिसमें मुझे एलेक का हाथ दिखाई पड़ रहा है। जब उन्हें वहां कुछ नहीं मिला तो उन्होंने शक खत्म करने के लिए उसे एक साधारण चोरी का रूप दिया, जिसके लिए वे सभी कुछ उठाकर ले गए जो उनके हाथ लगा। ये सब तो बिल्कुल साफ था, लेकिन काफी कुछ अभी भी धुंधला था। सबसे ज्यादा मैं कागज का वो खोया हुआ टुकड़ा पाना चाहता था। मुझे यकीन था कि एलेक ने मृतक के हाथ से वो खींचा होगा और इस बात का भी मुझे अंदेशा था कि उसने वो टुकड़ा अपने ड्रेसिंग गाउन की जेब में रखा होगा। उस समय वो उसे और कहाँ रखता। बस एक सवाल यही बचा था कि क्या वो टुकड़ा अब भी वहीं है। ये मुझे पता लगाना ही था और इसी मकसद से हम सब घर के अंदर गए थे। जैसा तुम्हें याद होगा कि दोनों बाप बेटे भी हमारे साथ आ गए थे, इसलिए किचन के दरवाजे के बाहर ये सबसे ज्यादा जरूरी था कि उन्हें कागज की याद ना दिलाई जाए, नहीं तो जाहिर था वे उसे बिना देरी के नष्ट कर देते। इंस्पेक्टर उसे बताने ही वाला था कि हम उस कागज को कितना जरूरी समझते हैं कि अचानक मैं दौरा पड़ने की वजह से लुढ़क गया और इस तरह बातचीत का रुख बदल गया। कर्नल हंसते हुए बोला, ओहो, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे प्रति हमारी सारी सहानुभूति बेकार थी और तुम्हारा वो दौरा एक नाटक था? एक डॉक्टर की नज़र से देखूं तो ये नाटक वाकई बहुत बढ़िया था होम्स। मैंने हैरानी से अपने दोस्त को देखा जो अपनी होशियारी से हर बार मुझे हक्का बक्का कर देता था। वो मुस्कुराते हुए बोला, ये कला अक्सर मेरे बड़े काम आती है। जब मैं ठीक हुआ तो मैंने एक बड़ी ही मज़ेदार तरकीब से बूढ़े कनिंघम से 12 लिखवा लिया, जिसका मैं कागज पर लिखे 12 से मिलान कर सकता था। ओह, मैं कितना गधा था, मैं बोला। हाँ, मैं देख रहा था कि मेरी कमजोरी पर तुम सबको दया आ रही थी। मुझे दुख है कि मैंने तुम सबको वो परेशानी दी जो मेरी तकलीफ को देखकर तुम्हें हुई। फिर हम एक साथ ऊपर गए और कमरे में दाखिल होकर और दरवाजे के पीछे ड्रेसिंग गाउन लटका देखकर मैंने मेज लुढ़का दी, जिससे कुछ देर के लिए उनका ध्यान बंट जाए, और वापस जाकर उसकी जेबें टटोली। पर जैसे ही उस जेब में मुझे वो कागज मिला, तभी वे दोनों अचानक वहां आ गए और मेरे ऊपर चढ़ गए। लगता है मुझे वे मार ही डालते अगर तुम लोग फौरन मुझे बचाने नहीं आते। उन्होंने समझ लिया था कि मैं सब कुछ जान गया हूँ और पूरी सुरक्षा की भावना अब अचानक उनके लिए हताशा बन चुकी थी, इसलिए वो एकदम से बौखला गए। बाद में मैंने बूढ़े कनिंघम से बात की कि अपराध का मकसद क्या था। उसने सब कुछ उगल दिया। हालांकि उसका बेटा पक्का शैतान है और अपना या किसी दूसरे का भेजा उड़ाने को एकदम तैयार है, लेकिन जब बूढ़े कनिंघम ने देखा कि उसके खिलाफ केस इतना मजबूत है तो उसकी हिम्मत टूट गई और उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया। ऐसा लगता है कि विलियम ने उस रात इन दोनों का पीछा किया था जब वे मिस्टर एक्टन के घर गए थे। इस तरह उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लिया। वो उन्हें ब्लैकमेल करने की धमकियां देने लगा, लेकिन एलेक इस तरह के खेलों के लिए बहुत खतरनाक खिलाड़ी था। उसके पैने दिमाग ने यह भांप लिया कि जब इलाके में चोरी की अफवाह फैली तो मौके का फायदा उठाकर उस आदमी को रास्ते से हटा दिया जाना चाहिए जो उन्हें डरा रहा था। विलियम को धोखे से वहां बुलाया गया और गोली मार दी गई। अगर इनके हाथ पूरा कागज लग जाता तो हो सकता है कि इनके ऊपर कभी शक होता ही नहीं। और वो नोट? मैंने पूछा। शर्लॉक होम्स ने चिपकाया हुआ कागज हमारे सामने रखा। उस पर लिखा था, इफ यू विल ओनली कम राउंड एट 11:45 टू द ईस्ट गेट, यू विल लर्न वॉट विल वेरी मच सरप्राइज यू एंड मे बी ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्विस टू यू एंड ऑल्सो टू एनी मॉरिसन, बट से नथिंग ऑफ द मैटर टू एनीवन। यानी क्या होने वाला है ये पता करने के लिए 11:15 बजे पूर्वी गेट पर आ जाना। मेरे पास एक सरप्राइज है जो शायद तुम्हारे और एनी मॉरिसन के लिए बहुत ही काम का साबित होगा, लेकिन इसके बारे में किसी से कुछ कहना मत।
मुझे कुछ इसी तरह की उम्मीद थी, होम्स ने कहा। हमें ये तो नहीं मालूम कि एलेक कनिंघम, विलियम किरवन और एनी मॉरिसन का आपस में क्या रिश्ता था, लेकिन नतीजे ने दिखा दिया कि जाल बड़ी ही चालाकी से बिछाया गया था। मुझे मालूम है कि तुम भी पी और जी की पूंछों में समानता देख सकोगे। बूढ़े की लिखावट में ऊपर बिंदी नहीं है। और अब मैं सोचता हूँ वॉटसन कि हमारा शांत और खुली हवा के माहौल में रहने का ये अवकाश काफ़ी सफल रहा है और कल मैं पूरी तरह स्वस्थ होकर वापस बेकर स्ट्रीट चला जाऊंगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।